जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कलाम एकेडमी की तरफ से 27 जनवरी को जो फाइनल टेस्ट का आयोजन करवाया गया सामाजिक अध्ययन विषय का, उसके सॉल्यूशन। तो देखिए, आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और आपको इन सभी पेपर की जो PDF है वो आपको 1 फरवरी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। आप पहली बार पेपर देख रहे हो अगर मेरे चैनल पे, तो आपको मैं बता दूं 1 से लेकर 80 तक जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 जो दोनों में कॉमन क्वेश्चन है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो देता हूं जो मैंने पहले से उपलब्ध करवा दिया, तो वहां से आप देख लें। आज हम इसमें करेंगे 81 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन है वो करने वाले, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होता फिर, और एक ही वीडियो में सभी के लिए वो तैयार भी हो जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग से मैं पेपर करवा देता हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लें। और आपको सभी पेपर मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं यूट्यूब अपने चैनल पे इस पर, तो आप वो भी सारे पेपर आप देख लें और आपको जरूर हेल्प करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आप सभी से अपील है मेरी। तो पहला क्वेश्चन आता है आज इस क्लास में, और वैसे हो जाएगा ये आपका 81 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थानों की जो संख्या है वो हमसे पूछिए कि कितनी है, तो कितनी है 84 है वो सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। जल्दी ही हम जिससे 10,000 का जो सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो हम पूरा कर पाएँ। आपका सहयोग जो मेरे साथ है उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कॉलेजियम प्रणाली को जो अपनाया गया था, तो वो कौन सा है, तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993 के बाद। तो कॉलेजियम प्रणाली को कब अपनाया गया एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993 के तहत। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय संविधान जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो कौन सा इसमें अनुच्छेद 263। संसदीय विशेषाधिकारों के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो संसदीय विशेषाधिकारों के हनन के मामले में अंतिम जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होगी, यह हमें बताना है। तो वो निहित होगी सदन के अध्यक्ष में, सदन के अध्यक्ष में। प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, तो प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए कौन सी सदन का बहुमत आवश्यक होता है, तो वो होता है लोकसभा का। संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किसकी समता प्रदान की गई है, तो संविधान की जो मूल जो हमारी उद्देशिका है उसमें समता प्रदान कौन सी प्रकार की गई है वो हमसे पूछा है, तो कौन सी है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का प्रावधान है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे, तो कौन थे, S.K. दर थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर छोड़ें। नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध करने की शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है, तो नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का जो उपबंध करने की शक्ति है वो किसे प्राप्त है, वो हमें बताना है, तो राज्य विधानमंडल को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख है वो कौन से संविधान के अंदर है, तो वो हमें बताना है, तो कौन से में हो जाएगा 243 ख के अंदर। द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन हमारी राष्ट्रपति जी हैं, तो इनके संबंध में हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है 90 नंबर में। तो देखो, द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्ति से 15वीं राष्ट्रपति बनी, असत्य कथन हमें बताना है। तो ये तो असत्य नहीं है, बिल्कुल सही है कि 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी हमारे, और यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों इसमें लाइनें सही है कि द्रौपदी मुर्मू जी है वो आदिवासी प्रथम महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, और 15वीं व्यक्ति के तौर पर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति बने। तो दोनों ही असत्य नहीं है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने वाले प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 क में। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है, शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है, तो 92 में क्या हो जाएगा, 51 क में हो जाएगा। अनुच्छेद 25(2) क के तहत राज्य धार्मिक आचरण से संबंध किन क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंधन कर सकता है, तो अनुच्छेद 25(2) क के तहत राज्य धार्मिक आचरण से संबंध किन क्रियाकलाप का विनियम या निर्बंधन कर सकता है, यह हमें बताना है। तो कौन से में, आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या लौकिक आधार पर। भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है, भारत में संविधान में सशक्त केंद्र वाली संघात्मक जो व्यवस्था ली गई है वो हमें बताना है, वो कहां से ली गई है, तो 94 में कनाडा के संविधान से ली गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप संविधान है वो कब प्रस्तुत किया गया था, वो हमें बताना है। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, प्रारूप संविधान है वो प्रस्तुत किया था 4 नवंबर 1948 को। सरगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, तो सरगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता हेतु
शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ है मेलुहा, मेलुहा। रथ की आकृति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो रथ की आकृति है वो कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो देमाबाद से। वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम, वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम कौन सा है? राष्ट्र, जन, विष, ग्राम और कुल। पंचविश कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविश जो है वो कौन से ब्राह्मण वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये हमसे पूछा है। तो कौन से का है? सामवेद का। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है? सयादवाद है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा साहित्य का भाग नहीं है? तो साहित्य का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? 102 में हमें पूछा है। तो देखो मैं ऊपर मैंने क्या बताया कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, हमें सयावाद सही है। और निम्न में से कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा है वो जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा। जैन धर्म के पंच महावर्त में से एक ब्रह्मचर्य को महावर्त में किस तीर्थंकर ने शामिल किया? तो जैन धर्म के जो पंच महावर्त है उसमें ब्रह्मचर्य को महावर्त में किस तीर्थंकर ने शामिल किया था? तो महावीर स्वामी जी ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय है वो श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया था। अशोक के दम की परिभाषा कौन से शिलालेख में है? तो अशोक के दम की परिभाषा है वो कौन से शिलालेख में है? तो हमसे पूछा है। तो कौन से में हो जाएगी? एक तो दूसरे में और एक सातवें में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो दिल्ली के ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो आगरा नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही कालक्रम, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम हमें बताना है। तो देखो इसमें हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी होता था मुहतसिब। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में किया गया? सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज का जो नारा है वो उन्होंने दिया था? तो किसमें? असहयोग आंदोलन में। निम्न में से कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में शामिल कौन नहीं था? भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था, भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। गांधी जी के किस कानून को शैतान की करतूत बताया? गांधी जी ने किस कानून को शैतान की करतूत बताया था? तो रोलेट एक्ट को। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें से कौन सा हो जाएगा कि दक्षिणी अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है। बिल्कुल सही है कि दक्षिणी अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को है। विश्वत रेखा पर दिन रात सदैव 12-12 घंटे होते हैं, ये भी सही है। और 23 नवंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, ये भी सही है। और विश्वत रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव लंबवत पड़ेगी, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरियाना गर्त स्थित है। तो मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? उत्तरी प्रशांत में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित, पिसिकल्चर मत्स्य उत्पादन से पालन से संबंधित, और विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, और हॉर्टिक जो कल्चर है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित नहीं है। औद्योगिक प्रदेश और देश से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो मंचूरिया कहाँ पर है? चीन में। कुचबास कहाँ पर है? रूस के अंदर। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को है यूएसए के अंदर। और ब्यूनस आयर्स कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से मध्यमंडल की ऊंचाई हमसे पूछा है तो कितनी? 80 किलोमीटर। स्टेट वुलन मिल स्थित है। स्टेट वुलन मिल जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। होर्स अक्षांश कहलाते हैं। होर्स अक्षांश है वो क्या कहलाएंगे? उपोषण उच्च दाब कहलाएंगे। होर्स अक्षांश उपोषण उच्च दाब। निम्न में से कौन सी कोषण धारा है? निम्न में से कौन सी कोषण धारा है वो हमसे पूछा है तो कौन सी है? क्यूरोसियो धारा है वो एक कोषण धारा है। क्यूरोसियो धारा क्या है? एक कोषण धारा है। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक सीध में होने की स्थिति में आता है। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक सीध में होने की स्थिति में क्या आता है ये हमें बताना है। तो वरत ज्वार आता है। उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों का वृक्ष कौन सा होता है इसमें से? तो 124 में हो जाएगा रोज वुड। सील नामक जीव पाया जाता है। सील नामक जीव कहां पर पाया जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ऑर्गन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य की मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च रैंक है? भारतीय राज्य की मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च रैंक कौन से राज्य को है ये हमसे पूछा 127 में। तो केरल को।
निम्नलिखित में से कौन सी डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? चाइनीज। भारत सरकार ने भारत में निवेश की बाधाओं को कब दूर किया? भारत सरकार ने भारत में निवेश की बाधाओं को दूर कब किया? तो 129 में, 191 में। सेवा जीएसवीए में शीर्ष योगदानकर्ता राज्य है। जीएसवीए में शीर्ष योगदानकर्ता राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत में नवीन औद्योगिक नीति 1991 के तहत कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है? तो भारत के नवीन औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है? तो कि एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा में बढ़ोतरी है, वो इसमें शामिल नहीं है। मीठी क्रांति का संबंध है, तो मीठी क्रांति का संबंध हो जाएगा शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों से। शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों से संबंधित है मीठी क्रांति। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब हो जाएगी? अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाए तो जो राष्ट्रीय आय है वो अपने आप बढ़ जाएगी। खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है, खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का क्या आशय है? खुले बाजार की क्रियाओं से। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए कब लागू हुआ? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए कब लागू हुआ था? यह हमें बताना है। तो जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 से। निम्न में से सही है, सही कौन सा इसमें से? कि एकीकृत बाल सेवाएं 1975 में सही है, दोपहर भोजन योजना 1995 में सही है, और ललित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में। तो उपरोक्त सभी सही है। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय द्वारा, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है 138 में। कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत, तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब आई? 2015 में। इसके तहत कृषि उपज मंडियों में कार्यरत अनुज्ञा पत्र धारक हमालों, पल्लेदारों एवं तुलाईकारों को निम्न में से किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वहां पे जो भी काम करने वाले उनको कौन सी प्रकार की सहायता है वो दी जाएगी, वो हमसे पूछा है। तो प्रसूति सहायता दी जाएगी, सही है। विवाह के लिए सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना भी दिया जाएगा, और चिकित्सा सहायता भी दिया जाएगा, तो इसमें सभी सही है। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता कौन नहीं है? कच्चे माल का आयातक वो नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर दे है? कौन से खाते में सर्वाधिक ब्याज दर दे है? तो स्थायी जमा खाते में। विधि एवं जनक के संबंध में असंगत छाटिए, विधि एवं जनक के संबंध में असंगत कौन सा है इसमें से? कि किंडरगार्टन विधि है वो मारियो मोंटेसरी के द्वारा नहीं दी गई, खेल विधि कोल्डवेल द्वारा दी गई थी, मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स एफ ओसबर्न द्वारा दी गई, और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी मार्विल ओन द्वारा दी गई। निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही नहीं है, निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? नियंत्रणकर्ता। इकाई योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, तो इकाई योजना के संबंध में गलत कौन सा है? कि इकाई योजना उपागम के प्रवर्तक कौन है? हेनरी सी मॉरिसन, सही है। यह उपागम विषय के वस्तु के आत्मीकरण पर बल देता है, तो यह भी सही है। और यह उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, तो यह भी सही है। तो इसमें इसका तृतीय पद तुलना है, ये इसमें गलत है। कौन सी त्रिआयामी सहायक सामग्री नहीं है? तो त्रिआयामी सहायक सामग्री कौन सी नहीं है? ग्लोब। किसी समाज विशेष या संस्कृति विशेष द्वारा निर्मित वस्तुओं के वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उस समाज या संस्कृति से परिचय करवाना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? रेआलिया कहलाएगा। प्रायोजना के कार्य के संबंध में असत्य, प्रायोजना कार्य के संबंध में असत्य कौन सा है इसमें से? कि यह स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, यह प्रायोजना कार्य के संबंध में असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि हो जाएगी? क्षेत्र पर्यटन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन प्रविधि इसमें से कौन सी नहीं है? तैयारी। मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण के उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से। किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना उद्देश्य होगा? तो इसमें उपचारात्मक में। तो देखो लेवल 2 में एसएसटी जो सब्जेक्ट के वो मैंने पूरा पेपर इसमें करवा दिया। 80 के बाद वाले क्वेश्चन है वो 150 तक अब करवा दिए, और इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 80 तक करवा दिए थे। तो लेवल 2 के जितने भी पेपर आज तक हुए वो सभी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, तो आप निश्चित रूप से देखें। बाकी PDF आपको 1 फरवरी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें।